हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप खुश होंगे, आनंदित होंगे, मस्त होंगे। तो कल से मैंने शुरू किया 10वीं कक्षा की गणित, और उसमें आपको मैं वास्तविक संख्याएं, जो पहला पाठ है आपका, वहीं से मैंने शुरू किया। पहले दिन मैंने आपको समझाया वास्तविक संख्याएं क्या है, और फिर धीरे से मैंने आपके प्रश्नावली की को भी देखा। अब आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखने में बड़ा छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके प्रश्नावली 1.1 में, ये तो मैंने उदाहरण लिखा। आप सोचते होंगे कि मैंने ये उदाहरण क्या लिखा, समय बचाने के लिए, क्योंकि समय बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा कीमती होता है। तो आपका समय बचाने के लिए मैंने ये उदाहरण पहला का हल लिखा। आपको दिखता होगा कि ये हिंदी जैसे पूरा लिखा है, इसमें गणित कहाँ है भाई? यही तो इम्पोर्टेंट है, इसमें गणित है, और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का इसमें प्रयोग है। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन यानी उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब समझिए। अब यहाँ पर मतलब समझना होगा, इसको फिर आप समझ जाएंगे तो याद करने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन क्या है कि क्या 4 की घात n, 4 की घात n, मान लो 4 की घात n कोई संख्या है, क्या संख्या 4 की घात n के लिए, n जहां प्राकृतिक संख्या है, क्या संख्या 4 की घात n के लिए n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए यह संख्या शून्य पर समाप्त हो? प्रश्न समझिएगा, प्रश्न आपके उदाहरण में लिखा है, मैंने यहां पर सिर्फ हल लिखा है प्रश्न का। फिर से मैं कह रहा हूं, 4 की घात n के लिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n संख्या शून्य पर समाप्त हो? अब थोड़ा इसको यही समझना है, प्रश्न समझ में आ जाए तो गणित में आधी समस्या का समाधान हो गया। अब 4 की घात n जहां प्राकृत संख्या 1 2 3 यही प्राकृत संख्या है, तो हम देखें 4 की घात n के स्थान पर अगर 1 लिखेंगे तो 4 की घात 1 बराबर 4, लेकिन अगर 4 की घात हम 2 लिखेंगे, यानी n हम 2 ले रहे हैं, तो जब हम n 2 ले रहे हैं तो 4 गुणे 4 मतलब 16 आ रहा है। ये 16 संख्या यहां इकाई के स्थान पर 6 है। तो क्या 4 की घात n जो है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त हो? बात समझ में आ रही है? अच्छा, 4 की घात 3 रखेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64, 64 6 4 6 4, ये भी 4 पे समाप्त हो रहा है, 16 6 पे समाप्त हो रहा है। इसी बात को सिद्ध करना है, क्या ऐसा है कि n के लिए हम कोई मान लें, n की हम कोई संख्या लें, प्राकृत संख्या लें, तो क्या n के लिए कोई प्राकृत संख्या है जिसमें 4 की घात n 0 पर समाप्त हो? ठीक है, तो अब इसके लिए क्या हमें उत्तर में लिखना है, थोड़ा समझिएगा। अब n के लिए, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या है अगर वह शून्य पर समाप्त होती है तो यह निश्चित है कि उसका एक गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो यह भी निश्चित है कि वह संख्या 5 से कटेगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे आप देख लें, 100 देख लें, 100 5 से विभाजित होगी, 20 पंचे 100 होता है। 10 देख लें, 1000 देख लें। अगर संख्या के लास्ट में, यानी लास्ट में कहने का मतलब कि अगर संख्या के इकाई स्थान पर 0 है तो निश्चित रूप से वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां लिखा है, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। आप समझ गए?
अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है इसका मतलब उसके इकाई स्थान पर जीरो होना चाहिए। लाइक दिस 40 की इकाई पर ये जीरो है, ठीक है। अब ये 40 है तो इसका निश्चित रूप से 5 एक अभाज्य गुणनखंड होगा, राइट। तो अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो निश्चित है कि उसका 5 एक अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। अर्थात 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, ठीक है। 4 की घात n के लिए 5 अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, लेकिन यह संभव ही नहीं है। यह संभव क्यों नहीं? 4 की घात n के लिए n चाहे हम जो रखें, n 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, n चाहे जो रखें, तो ये संभव ही नहीं है कि 4 की घात n में n का कोई मान रखें तो वो संख्या इस प्रकार से हो जिसका 5 अभाज्य गुणनखंड हो। अब यहां देखें, क्योंकि अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, अगर 4 की घात n में n का कोई वैल्यू हम रखें, कोई मान रखें तो 5 आनी चाहिए। ये संभव ही नहीं। ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि 4 की घात n बराबर हम 2 की घात 2 की होल घात n, यानी हम 4 की घात n को लिख सकते हैं 2 की घात 2n, यानी 4 संख्या में अभाज्य गुणनखंड 2 ही आएगा, 5 आ ही नहीं सकता। और वो संख्या कोई जो 0 से समाप्त हो रही उसके लिए 5 अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, ठीक है। तो ये संभव ही नहीं है। इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, ये लिखा है इसमें। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेयता की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि हर संख्या के लिए एक अभाज्य गुणनखंड है जो उसी संख्या के लिए, दूसरी संख्या के लिए नहीं। तो 4 का जो अभाज्य गुणनखंड है, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2, यानी कि 2 की घात 2, ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें 5 है ही नहीं। जब इसमें 5 नहीं है तो n का चाहे हम जो मान रखें वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी नहीं। तो ये आधारभूत प्रमेय की, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की घात n गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इस बात को समझें, 4 बराबर 2 गुणे 2, यानी कि 2 की घात 2, इसमें 2 के अलावा कोई गुणनखंड है ही नहीं, इसलिए ये संभव ही नहीं है। ऐसी कोई संख्या n नहीं है, n के लिए ऐसा कोई मान नहीं है। n इजकल टू 1, n इजकल टू 2, n बराबर 1, n बराबर 2, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। मैं फिर से फोकस करना चाहूंगा कि 0 पर समाप्त होगी कि मतलब ये हुआ, सीधा सा मतलब है, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सीधा सा मतलब है 4 की घात n का कोई मान रखें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 n जो रखें, तो क्या मान लो 4 की घात 3 रखने पर 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64 आ रहा, ये 64 4 से समाप्त हो रहा, ये 0 से समाप्त हो ही नहीं सकता। सीधा सा कारण है, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 भर है और 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के लिए अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। इतनी सी बात है ये, और ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग है, उसी के हिसाब से हमने इसको लगाया। अब आ जाते हैं हम प्रश्नावली 1.1 के बड़े सरल सवाल है, लेकिन इतने भी सरल नहीं है कि आप बिना पढ़े जान जाए। और फिर से मैं कहूंगा, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए तो यही है कि पढ़ ले बाबू, पढ़ ले भैया, वरना फिर बाद में पछतैया, ठीक है। तो अब यहाँ पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो यहाँ
ये मैं आपका बुक देख रहा हूं तो इसमें बड़े दो थे, 140 है, 156 है, पहले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। फिर 3825 यानी 3825 संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। क्या संख्या है? 3825। ये प्रश्न क्रमांक 1 का पहला है 3825। इसका गुणनखंड सीधे मैं हल में जा रहा हूं तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसे, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा या तीसरा है, ठीक है। तो 38 आप देख रहे हैं, 5 2 7, 8 7 15, 3 18, ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। हमें ये विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये संख्या 3 से कटेगी, डिवाइड होगी, विभाजित होगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। अब ये इतना डिवाइड आना चाहिए, इतना विभाजित करना आना चाहिए। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 2 7 4 11। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये यहाँ पर इकाई पर 5 है, 5 से कटेगी। तो देखें 5 8 40, 5 5 25, फिर ये 5 से कटेगी, 5 एकम 5, 5 7 35। अब ये 17 अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी, सिर्फ 17 से। तो 17 का नम 17। यहाँ आपने देखा ये 3825 संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये है। क्या? 3825 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि 3 दो बार है इसलिए 3 की घात 2 गुणे 5 दो बार है, 5 की घात 2 गुणे 17। ये हो गया आपका इसका उत्तर, ठीक है। तो ये प्रश्न पहला बड़ा सरल है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न पहला में जो लास्ट आपका ये एक अंक लिखा हुआ है, वो अंक है 74 29। यदि 74 29 कहना ठीक नहीं है, कह भी सकते हैं 74 29, 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। अब इसमें थोड़ा सा बच्चे परेशान होते हैं, ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं। ये संख्या न 3 से डिवाइड होना, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, धीरे धीरे बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसलिए परेशान हो जाते हैं कि उनको विभाज्यता का नियम नहीं आता। वैसे ये संख्या सीधे कटेगी 17 से। 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 50 50 से ज्यादा हो जाए, 17 चौको 68, 68 2 70, 4 74 62 हुआ। तो 17 3 51, 17 3 51, 11 62, ठीक है। अब इसको आप भाग दे लेंगे अपने हिसाब से। तो 17 चौको 68, 17 3 51 और 17 50 85, 17 छक्का 102, 119 आ रहा, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, ये कट गया, ठीक है। अब 4 3 7 ये संख्या आई। अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, डायरेक्ट 19 से कटेगी, ठीक है। 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, 19 दूना 38, 38 2 40, 3 43 5 आया, 5 7 19 त्रिक 57। तो अब ये 23, ये विचित्र संख्या आएंगे, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 74 29 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 17 गुणे 19 गुणे 23। ये सामान्य रूप से दे देते हैं टीचर आपके छमाही तिमाही किसी में या कि वार्षिक परीक्षा में भी कि इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के जोड़ों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो कोई एक संख्या आप देख लें,
एक संख्या देख लें, सिर्फ नियम समझ लें, इसके बाद तो फिर आप लगाइएगा। हम संख्या ले लेते हैं 336 और 54। संख्या क्या ले लेते हैं? 336 और 54 ये संख्या ले लेते हैं। मैं आपको प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा बता रहा हूं। 336 और 54 ये दो संख्या है। प्रश्न क्रमांक दूसरा का तीसरा, प्रश्न दूसरा का तीसरा, 336 और 54 ये दो संख्या। अब एक चीज ध्यान दें, अगर दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो उसके लिए एक ये भी नियम है कि अगर ये संख्या को हम a मान लें और इसको हम b मान लें तो इसके लिए ये भी नियम है कि a गुणे b बराबर HCF AB, यानी इन दो संख्याओं का HCF गुणे LCM AB। बिल्कुल साधारण सी चीज है। क्या मतलब हुआ? अगर दो संख्याओं के लिए ये नियम लागू है, दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि ये हमको प्रूव करना है। दूसरे प्रश्न में क्या करना है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और HCF गुणे LCM है। ठीक है, तो पहले इसका हमको HCF और LCM ज्ञात करना है, फिर दो संख्याओं का गुणा करके ये ज्ञात करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये नियम फिर से आप एक बार ध्यान से देखें। A और B मान लो दो संख्याएं हैं, तो A गुणे B बराबर HCF, AB का HCF गुणे LCM, उसी दो संख्याओं का LCM। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM HCF ज्ञात करेंगे। तो पहली संख्या है 336, इसका अभाज्य गुणनफल यहाँ पर देख लें, ये हो गया, ये 6 है तो 2 से विभाजित होगी, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 3 सते 21, यानी कि 336 का जो अभाज्य गुणनफल हुआ वो हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, 4 2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 2 4 बार है, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। ये किसका हुआ? ये 336 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसके बाद यहाँ आप 54 का देख लें, ये हुआ 54 के अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब ये 3 से विभाजित, 3 नमा 27, फिर ये 3 से 3 त्रिकाएं 9, फिर ये 3 से 3 एकम 3, तो इसका 54 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 3। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, जब हम HCF ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तब हम देखते क्या है, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड, तो HCF, इसका जब हम HCF निकालेंगे तो HCM में क्या देखते हैं, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में हम उभयनिष्ठ संख्या के सबसे छोटे घात वाली संख्या को लेते हैं। अब देखें, 2 इसमें भी है,
2 इसमें भी है, लेकिन जब HCF हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो सबसे कम उभयनिष्ठ संख्या जो संख्या दोनों में है उसके सबसे कम घात वाली को लेते हैं। तो ये 2 दोनों में है लेकिन कम घात वाली को लेते हैं, तो 2 की घात 1 इसको ले लिए गुणे। अब ये देखें 3 भी दोनों में है, तो ये 3 की घात 3 है, ये 3 की घात 1। HCF ज्ञात करते हैं तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे कम घात वाली संख्या को ले लेते हैं, ये 3 की घात 1, तो 2 की घात 1 यानी 2 गुणे 3, तो ये HCF आया आपका 6। ठीक है, इसके बाद अब LCM। अब LCM के लिए क्या नियम है? LCM के लिए जो अभाज्य गुणनखंड है, इन संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है, सभी गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के हाईएस्ट घात को लेते हैं, बड़ी से बड़ी घात। अब देखें 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात 4 गुणे, अब 3 संख्या तो 3 की बड़ी घात क्या है? 3 की घात 3, इसके बाद 2 है, 3 है, इसके बाद है आपका 7 की घात 1। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम क्या हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 112 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे। तो हमने जो यहाँ पर गुणा किया है, थोड़ा आपका समय बचे, तो ये गुणा आया 3024। क्या आया? 3024। ठीक है, 112 में हमने 3 त्रिका 9 त्रिक 27 का गुणा किया तो 3024 आया। ठीक है, अब देखें एलसीएम ये आया, एचसीएफ आपका ये आया। अब आप देखेंगे इसको प्रूव करना है, क्या इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है? आप गुणा करके देख लीजिएगा, आपका समय जा रहा है। तो दो संख्या 336 यानी 336 गुणे 54 बराबर इसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये बराबर आना चाहिए। तो क्या है? 3024 गुणे एलसीएम 3024 गुणे 6। अब ये दोनों हम जब गुणा करेंगे तो बराबर संख्याएं आएगी। बस यही इसमें प्रूव करना है। बात समझ में आई होगी। फिर से मैं एक बार आपको ध्यान दिला दूं, दो संख्याओं के लिए दो संख्याओं का एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। उसी को हमने कहा, दो संख्या ए बी है तो ए गुणे बी बराबर उनका एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये बात सिद्ध हो गई। बात समझ में आई। अब तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो छोटी छोटी संख्याएं आपसे बन जाएगा, चौथा भी आपसे बन जाना चाहिए। थोड़ा सा चौथा के बारे में मैं आपको चौथा क्वेश्चन बता देता हूं। प्रश्न क्रमांक 4 जल्दी से आप देख लें। 3 में तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, आपसे आ जाना चाहिए, लेकिन प्रश्न क्रमांक 4 थोड़ी सी बड़ी संख्या, लेकिन उसमें वही नियम है। अब देखें, अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो संख्या दी गई हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे उन्हीं संख्या का एलसीएम। अभी मैंने यहाँ ए बी लिखा था, आप समझ गए होंगे। एचसीएफ में अगर हम ब्रैकेट में कोष्टक में ए बी लिखते हैं, मतलब ए बी का एचसीएफ। ठीक है, अब इन 4 में से अगर 3 चीज दी है तो चौथी आ जाएगी। अब देखो चौथी कैसे है। अगर एक संख्या ए नहीं दी है तो ए बराबर हो गया एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे बी। अगर बी बराबर लिखना है तो हम लिख सकते हैं बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम
बटे ए, ऐसा लिख सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, आप समझ गए। उसी तरह से अगर HCF बराबर HCF मानो दोनों संख्या दी है, उनका एलसीएम दिया है, HCF ज्ञात करना है, तो HCF बराबर आपका हो गया A गुणे B बटे एलसीएम। और इसी तरह से एलसीएम बराबर हो गया A गुणे B बटे HCF। ये तो गुड़ा भाग है, कहने का मतलब ये दोनों गुणे में है, ये दोनों गुणे में है, तो इन चार में से 3 दी है, तो चौथा हम किसी, अगर पहली संख्या निकालनी है तो इस तरह लिख दें, दूसरी निकाली है इस तरह, ये आपके समझ में आता होगा, मैंने थोड़ा सा उसका परिचय दिया। अब आप इसी के अनुसार देख लें प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 हम जल्दी से देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है कि प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है, 306 पहली संख्या है, दूसरी संख्या है 657। इसका HCF चौथा क्वेश्चन, HCF 306 और 657 का जो HCF दिया है वो दिया है 9 दिया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, दिया है। एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, एलसीएम वो संख्या लिखिए, एलसीएम इसको ज्ञात करना। तो एलसीएम बराबर हम क्या लिखेंगे, यहां हल कर रहे हैं, एलसीएम बराबर हम लिखेंगे A गुणे B, A गुणे B, A पहली संख्या B दूसरी संख्या बटे HCF। ठीक है, तो एलसीएम बराबर A गुणे B, A संख्या ये B संख्या ये, तो A गुणे B 657 बटे HCF इनका है 9। अब ये संख्या 9 से कट जाएगी, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 5 में 3 गए 2, 9 त्रिक 27, 9 सत्ते 63, 9 त्रिक 27, यानी कि एलसीएम इसका आया क्या, 306 गुणे 73, इसका एलसीएम आया। ठीक है, एलसीएम इसका ज्ञात करना है, तो 306 गुणे जब हम 306 गुणे जब हम क्या करेंगे, 306 गुणे 73 हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये मैंने गुणा किया है जिससे समय वेस्ट ना हो, तो 306 गुणे जब 73 करेंगे तो 22,338 बराबर 22,338। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद फिर वीडियो समाप्त करूंगा। एक क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको असुविधा ना हो, ध्यान से इसको देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल से। क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे ये। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सीधे हम हल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का हल। अब इसमें व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, भाज्य संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 4 भाज्य संख्या है, क्या हो 4 भाज्य संख्या, 4 का गुणनखंड 2 भी है, 1 भी है और 4 भी। ठीक, इसलिए भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, जिसके 2 ही गुणनखंड हो, जैसे 3 के 2 ही गुणनखंड है, 1 और 3, इसलिए 3 अभाज्य संख्या। तो 2 से अधिक जिसके गुणनखंड है, यानी कि 4 2 से भी विभाजित है, 1 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, इसलिए 4 क्या है, इसलिए 4 भाज्य संख्या। ठीक है,
तो इसमें लिखा है कि व्याख्या कीजिए, बताइए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, ठीक है। और फिर लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5, ये भाज्य संख्या है, ऐसी व्याख्या कीजिए। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो पहले आप देख लें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 7 हम बाहर निकाल लिए, इससे 7 हम बाहर 13 बाहर निकाल लिए, क्योंकि यहाँ भी 13 है यहाँ, तो इसका हम 13 जब बाहर निकाल लिए तो ये 7 गुणे 11, 7 गुणे 11, ये 13 बाहर चला आया, धन 1, ये 13 बाहर चला आया, तो यहाँ 1 बचा, तो ये हो गया 13 गुणे, ठीक है, 11 सते 77, 1 78, ये हो गया 78, यानी ये संख्या हो गई 13 गुणे 78। निश्चित रूप से इसको जब हम गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी वो संख्या भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो 13 गुणे 78 जो संख्या आई, वो संख्या जो है, जो भी आएगी वो भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार इसका चाहे तो हम गुणा कर सकते हैं, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 13 8 104, 13 8 104 हासिल 10, 13 7 91, 13 8 104 हासिल 10, 13 7 91, 91 10, ठीक है। 91 में 10 जुड़ा तो 90 10 101 हो गया, ठीक है। 91 में 10 जुड़ा, ये संख्या हो गई। तो ये संख्या निश्चित रूप से, ये संख्या अब जैसे इसी को हम मान लें तो ये 13 भी है 78 भी है, इसके 2 गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड 1 भी हो तो ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं। ये संख्या 13 चूंकि अभाज्य गुणनखंड है तो हम इसको चाहे ना लिखें, गुणा चाहे ना करें, यहाँ हम लिख सकते हैं कि 13 और 78 इसके 2 गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड 1 भी होगा, इसलिए ये भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से इस संख्या को जब हम देखेंगे, अब देखें इसमें 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, ठीक है, दोनों जगह 5 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5 हम बाहर निकाल, एक बार उस संख्या को लिख लेते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब हमने 5 बाहर निकाला, 5 जब हमने बाहर निकाला तो ये 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1, ठीक है। तो अब ये हो गया 5 गुणे, उसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1009, ठीक है, 1009। अब इसका एक गुणनखंड ये भी है, ये भी है, इसके और गुणनखंड हो सकते और इसका एक गुणनखंड 1 भी है। चूंकि इन संख्याओं के, फिर यहाँ लिखेंगे, चूंकि इन संख्याओं के 1 से अधिक गुणनखंड है, अतः ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6वां सवाल। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बात समझ में आती होगी, लेकिन मैं इस वीडियो को समाप्त करने के पहले एक बात कहूंगा कि मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूं, और मुझे ऐसा होना चाहिए कि जो चीज हम बताएं वो आपके समझ में आए। तो मुझे आज बताते बताते फील हो रहा है कि मैं बहुत तेज चल रहा हूं, तो खैर मैं इसमें सुधार करूंगा निश्चित रूप से, आपसे वादा करता हूं। लेकिन फिर भी चूंकि चीजें सरल थी इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा, मैं पूरा सुधार करने का प्रयास करूंगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।